I think लिमार्किज्म को डिस्कस कर रहे थे और लिमार्किज्म के हवाले से यूज एंड डिसयूज ऑफ कैरेक्टर को डिस्कस किया था। और इसी तरह से नंबर 2, जैसे एक एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ द स्नेक। स्नेक जिसकी इस वक्त हम लिम्स नहीं देख रहे हैं, लिम्स का मतलब होता है उसके लेग्स। हमारे जहन में ऐसा क्यों सवाल आता है कि लेग्स नहीं है? नहीं है, बस नहीं है। पर इसके स्केलेटन के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर पेल्विक गिल्डल्स मौजूद हैं, पेल्विक गिल्डल की बोन्स मौजूद हैं। जब हम कहते हैं लेग्स की जरूरत नहीं है तो फिर गिल्डल अभी तक क्यों आ रही है? उसके स्केलेटन के अंदर गिल्डल क्यों है? गिल्डल्स का हमेशा काम होता है लेग्स की अटैचमेंट। तो इसका मतलब ये कि किसी दौर में प्रीवियसली पुराने जिस तरह से इनके एंसेस्टर थे, मे भी उनके यहाँ गिल्डल्स जो इस वजह से प्रेजेंट है कि उनके यहाँ जैसे लेग से अब नहीं है, पहले लेग से अब नहीं है, इसका मतलब है एवोल्यूशन हुई है। पहले थे अब नहीं, चेंज आई, चेंज, दिस चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो ये ऐसा क्यों हुआ था? इन ऑर्डर टू एस्केप द अटैक ऑफ मेनी मैमल्स। जैसे स्नेक तो आजकल बहुत ही पॉइजनस है, हम डरते हैं, पर किसी जमाने में इनके भी प्रीडेटर थे, मैमल उनके प्रीडेटर थे। मैमल से वो छुपता फिरता रहता था। इसके एंसेस्टर थे वो लिजर्ड लाइक थे, लिजर्ड लाइक एंसेस्टर, यानी उसके जो है 4 लेग्स थे। लिजर्ड के जिस तरह से 4 लेग्स हैं तो स्नेक के भी इसी तरह से जो है 4 लेग्स थे। पर ऐसे ओपनली नहीं, कहाँ पे छुपता था? जहाँ पे होल्स थी, फिशर थे, क्रैक्स थे, दरारें थे। तो जाहिर है जहाँ पे जो ओपनली चलते हैं तो उसके लेग ऐसे जा रहे होते हैं, स्पेस भी ज्यादा होता है। जब बहुत ही छोटी दरारें होती हैं तो उसके अंदर या होल्स होते हैं या फिशर होते हैं, उनके अंदर लेग्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो lizard like ancestor of snakes developed the habit of gliding over the ground and creeping through the fissures। एक ग्लाइड कर रहे थे और फिशर्स, फिशर्स की मीनिंग होती है क्रैक्स, दराड़े, होल्स, उनके अंदर जैसे क्रीप कर रहा था। तो मुसलसल मुसलसल उनके लेग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कंटिन्यूस डिसयूज है तो वो आर्गन आपको पता है रिड्यूस हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो इस तरह से जो स्नेक की लिम्स जो है वो इस वक्त नहीं है, प्रीवियसली इसकी थी। तो इसका मतलब है ये डिसयूज ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से ये स्नेक की लिम्स जो है गुम हो गई। एज अ रिजल्ट आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन, ऐसे नहीं कि एक बार जैसे फिशर दाखिल हुआ और बाहर निकला तो लेग नहीं है। आफ्टर मेनी जनरेशन देयर बॉडी इज elongated and their limbs disappeared। क्यों डिसअपियर हुई है? वाई? बिकॉज ऑफ डिसयूज, कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से। जैसे हमने छोटी सी 2 पॉइंट्स बनाई थी, अगर कंटिन्यूअस यूज होता है वो आर्गन लार्ज, फंक्शनल, स्ट्रांग रहता है। अगर कोई आर्गन है कंटिन्यूअस उसकी डिसयूज है, डिसयूज की वजह से वो आर्गन छोटा, रिड्यूस हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। ऐसे आर्गन को हम कहते हैं वेस्टिजियल आर्गन। जैसे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि लिजर्ड लाइक एंसेस्टर ऑफ स्नेक, लेग्स मौजूद है लिजर्ड लाइक। तो ये एक फिशर और होल था, इसके अंदर जैसे इंटर हुए और दूसरी साइड से स्नेक होके बाहर निकला ऐसे। तो यकीनन इसको जो है ना काफी सारा टाइम लगा, काफी सारा टाइम लगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसी इन फिशर्स के दौरान जैसे इनका लेग्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेग्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ ना होने की वजह से, डिसयूज की वजह से ये हुआ कि इसकी जो लिम्स है वो खत्म हो गई, गिल्डल्स अभी तक मौजूद है। ये जो लिजर्ड से जैसे एवोल्यूशन हुई है, स्नेक की एवोल्यूशन हुई है, तो इसको भी मेनी जनरेशन से गुजरना पड़ा, यकदम नहीं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए। जस्ट एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन इस तरह से है कि पहले स्नेक की लिम्स थी, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से, कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से। उसके बाद जैसे लिमार्क ने और भी एग्जाम्पल दिए। कौन से एग्जाम्पल दिए? जिसमें एवोल्यूशन ऑफ द विंग्स ऑफ किवी और ऑस्ट्रिच। किवी और ऑस्ट्रिच के जो एंसेस्टर थे उनमें पहले फंक्शनल विंग्स थे, पहले उनकी विंग्स जो थी वो फंक्शनल विंग्स थी,
उड़ते थे, अब जो है इस वक्त जो है रिड्यूस है, रिड्यूस है। आपको पता है किवी इज रनिंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड नहीं है, ये रनिंग बर्ड है। किवी जो है रनिंग बर्ड है, रनिंग इस वजह से बिकॉज इसकी विंग्स जो है पुअरली डेवलप्ड है, नॉट वेल डेवलप्ड है। तो इनके एंसेस्टर थे उनमें जो है फंक्शनल विंग्स थे, इसमें किवी में आज जैसे प्रॉपरली जो विंग्स नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ द फुट ऑफ द मॉडर्न हार्स। मॉडर्न हार्स का मतलब है जो आज जैसे हम हार्स को देख रहे हैं, ये मॉडर्न हार्स है, इसके जो एंसेस्टर भी थे। ये एवोल्यूशनिस्ट बताते हैं कि हार्स के पहले एंसेस्टर थे जिनके आज जो हम जैसे फुट देख रहे हैं, जिसमें जो 3rd नंबर का टो है वो हूफ बन गया है। 3rd नंबर का टो है जो हूफ बन गया है, 3rd नंबर का टो है जो वो हूफ बन गया है, खुर बन गया है। 2nd एंड 4th नंबर की जो 2nd एंड 4th नंबर, 2nd एंड 4th मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल्स, वो बहुत ही एक छोटी बोन्स हो गई हैं जिन्हें कहते हैं स्प्लिंट बोन ऑफ द फुट ऑफ द हॉर्स। स्प्लिंट बोन्स, ये जो है ना स्प्लिंट बोन्स कहलाती हैं। 2nd एंड 4th नंबर की मेटाकार्पल मेटाटार्सल्स आर कॉल्ड स्प्लिंट बोन। स्प्लिंट बोन आज तक अभी तक मौजूद है हॉर्स के अंदर, क्योंकि इनका यूज नहीं हुआ, मुसलसल यूज ना होने की वजह से अब ये रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है। मॉडर्न हॉर्स है उसके अंदर जस्ट एक ही जैसे टो है, 3rd नंबर का जो डिजिट है वो हूफ बन गया है। तो ये भी एक तरह से एविडेंस है, एवोल्यूशन की एविडेंस जैसे उन्होंने बताई थी। एवोल्यूशन ऑफ वेब्ड फुट ऑफ द डक। जिस तरह से दूसरे बर्ड्स हैं जो लैंड पे रहने वाले हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी जो डिजिट्स है या उनके टोस है, तो उसमें ये होता है कि जैसे कोई दरमियान में वेब नहीं है। अगर जिस तरह से कोई एक्वेटिक पानी में रहने वाला कोई एनिमल होगा तो यकीनन इन टोस के दरमियान जैसे एक वेब आ जाता है। जैसे अगर पानी में जैसे उनको तैरना होता है तो फिंगर्स के दरमियान एक मेम्ब्रेन आती है जिसे हम कहते हैं वेब्ड टो कहते हैं। तो ये तभी हुआ जब जिनको पानी में जाने की जरूरत हुई, पानी में तो तैरने की जरूरत, तैरा किससे जा सकता है, वेब के जरिए। तो वेब फुट ऑफ डक ये भी इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ द लॉस ऑफ टीथ इन द वेल। डाइट भी उनकी जैसे चेंज हुई, डिफरेंट हुई, टीथ का कोई रोल नहीं हुआ। तो इसी तरह से ये भी वेल के जो लॉस ऑफ टीथ ये भी इसी तरह से डिसयूज का कैरेक्टर है। मोरओवर जो बैट्स होती है केव डुवेलिंग एनिमल, गारों में रहने वाले एनिमल, मुसलसल लाइट वहां पे ना होने की वजह से आंखें उनकी इस्तेमाल नहीं हुई। तो आज जिस तरह से वेल की हम तो बैट्स की जैसे आईज देखते हैं, ये बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से नॉन फंक्शनल है। जैसे ये वेल की जो है पेल्विक गिल्डल भी जिस तरह से एक वेस्टिजियल आर्गन है। वेल मैमल है, एक्वेटिक मैमल है, गिल्डल्स मौजूद है, लिम्स नहीं है। इसी तरह से किवी की जो विंग्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड है, नॉट फुली डेवलप्ड है, वेस्टिजियल है, ये भी वेस्टिजियल आर्गन है, मुसलसल इस्तेमाल ना होने की वजह से। डक के जो फीट थे इनके एंसेस्टर के इस तरह के थे, जब ये पानी में आई तो जाहिर है इसके जो है वेब दरमियान बन गई। ये भी एक तरह से जो है एक यूज की कंटिन्यूस यूज की जैसे एग्जाम्पल दी जा सकती है। उसके बाद जैसे स्नेक की अगर स्केलेटन को देखा जाए, स्नेक के बज़ाहिर तो हमें लिम्स नजर नहीं आती है, पर स्केलेटन में देखा जाए तो रिड्यूस्ड हाइंड लेग्स और गिर्डल्स जैसे मौजूद होती है। रिड्यूस्ड हाइंड लेग्स और पेल्विक गिर्डल और एक छोटी सी फीमर बोन होती है, वो अभी तक मौजूद है। बिकॉज ये एक इंडिकेशन होती है कि इनके एंसेस्टर थे, उनके पास ऐसी लिम्स थी, कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से ये खत्म हो गया। ये हार्स है, हार्स की जैसे पहले जो ओरिजिनली जैसे हार्स जो था उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 नंबर की ऐसी डिजिट्स थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जिसमें जैसे एवोल्यूशन हुई तो उसमें जो सेकंड, ये सेकंड नंबर और 4th नंबर की, 2nd एंड 4th नंबर की मेटाकार्पल और मेटाटार्सल बोन जिसे हम कहते हैं स्प्लिंट बोन, ये अब रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है। बाकी जो इनकी टोज है उनमें कोई किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ। 3rd नंबर का जैसे ये टो है ये हूफ बन गया। तो ये जो है डिसयूज का एक एग्जांपल देते हैं, कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से। स्प्लिंट बोन ऑफ द फुट ऑफ द हार्स जो मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल होती है 2nd एंड 4th नंबर की, 2nd एंड 4th नंबर की बहुत ही छोटी सी बोन आज भी जिस तरह से हार्स के अंदर मौजूद है, ये एक इंडिकेशन है कंटिन्यूअस डिसयूज का, कंटिन्यूअस डिसयूज का।
इसी तरह से इवन जैसे लिमार्क ने ये भी कहा था कि ब्लैक स्मिथ जो उसका काम ही जैसे एक लोहार का, जैसे मसल्स की जो है ज्यादा इस्तेमाल की वजह से उनकी मसल्स स्ट्रांग होती है। तो लिमार्क का ये भी आइडिया था कि इसकी जो मसल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती हैं। इतनी हद तक उसने अपनी थ्योरी को ऐसे बताया, पर इस पे जो काफी सारे ऑब्जेक्शन हुए। तो ऑब्जेक्शन इस तरह से हुए कि दो पहली पॉइंट है उनको तो अदर साइंटिस्ट ने कहा चलो ठीक है, माना कि ये सही है। कौन सी फर्स्ट टू पॉइंट्स? फर्स्ट टू पॉइंट, एक इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर टू यूज एंड डिसयूज। उनके लिए तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात सही है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट या यूज या डिसयूज ये चलो ठीक है। पर जो थर्ड नंबर की जो पॉइंट थी, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, वो उस पर उन्होंने एक तरह से ऑब्जेक्शन किया कि ये आपकी बात सही नहीं है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर अक्वायर्ड कैरेक्टर की नहीं होती है, ट्रांसमिशन नहीं होती है। खास तौर पे एक पर्सन था जिसका नेम था वीजमैन, अगस्ट वीजमैन, उसने थ्योरी दी थी और उसने इस थ्योरी को रद्द किया था, अगस्ट वीजमैन ने। तो अगस्त वीजमैन ने थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी दी थी 1892 के अंदर, और उसने जो कई ऐसे एग्जाम्पल दिए जिसकी वजह से उससे कहा कि लिमार्किज्म जो है दुरुस्त नहीं है। जैसे नंबर वन, उसने जैसे जो एग्जाम्पल उसका आया था ऑब्जेक्शन के हवाले से, म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन कहते हैं कट पार्ट को। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंटली कोई हिस्सा कट हो जाए, किसी की आर्म या लेग उसके अंदर कोई कट हो जाए एक्सीडेंटली, या किसी डिजीज की वजह से अगर कोई आर्म या लेग कट हो जाए, तो उसकी जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग या औलाद होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि उसके अंदर लेग ना हो, ऐसा तो नहीं हो उसके अंदर आर्म ना हो। तो म्यूटिलेशन नॉट इनहेरिटेड। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है बोरिंग ऑफ होल्स इन ईयर्स एंड नोज। औरतों के अंदर हजारों सालों से ज्वेलरी पहनने का एक जैसे तरीका मौजूद है ट्रेडिशनली, तो उसके लिए अपने नाक और कान के अंदर जैसे सुराख या बोर करती रहती है हजारों सालों से, ईयर एंड नोज के अंदर। पर हमेशा जब भी जैसे एक फीमेल बेबी का बर्थ या जन्म होता है, तो कोई भी ऐसी फीमेल बेबी नहीं पैदा हुई जो पैदाइशी जिसके अंदर नाक और कान के अंदर सुराख हो। तो इस वजह से ये जो कैरेक्टर है, ये भी कहा उन्होंने कहा कि ये नॉट इनहेरिटेड, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। तीसरा जो एग्जाम्पल है, काफी दुनिया के अंदर रिलीजन्स हैं, उनके अंदर जो है सर्कमसिशन सेरेमनी होती है। इन्फेंट मेल्स के अंदर पीनिस की फोर स्किन को जो कट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सर्कमसिशन, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी सेरेमनी जो है ये भी हजारों सालों से जैसे ये आ रही है। पर हमेशा जिस तरह से मेल बेबी प्रोड्यूस होता है, बर्थ होता है उसका, तो उसके पीनिस पे फोर स्किन मौजूद होती है। तो इसका मतलब है कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। इसी तरह से सबसे बड़ा जो इसने एग्जाम्पल दिया आगे, जो वीजमैन ने 1892 के अंदर जो है थ्योरी दी थी, अगस्त वीजमैन ने, इसने क्या किया था कि जैसे माइस, चूहे, उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया जैसे ये एक चूहा था, जैसे उसका जो टेल कट कर दिया, तो मेल फीमेल दोनों के जो टेल कट कर दिए, इस होप के साथ कि भाई इसके जो अब बच्चे होंगे उनके अंदर भी टेल नहीं होगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स में टेल नहीं है तो इनके ऑफ स्प्रिंग में भी टेल नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी जैसे टेल आ गया, टेल आ गया। उसके बाद जैसे एक दूसरी जनरेशन, सब जिस तरह से टेल वाली थी, उनको उनकी जनरेशन को भी इसी तरह से इसने टेल कट किया। टेल कट किया तो सेकंड जनरेशन के अंदर भी जो चूहा है उनके अंदर भी टेल था। उसके बाद ऐसी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 20 जनरेशन तक ये कैंची उसने घुमाई, पर हमेशा ऐसे ही जिस तरह से वो हर जनरेशन के अंदर जो टेल आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड 20 जनरेशन तक। ऐसे नहीं 20 टाइम्स नहीं, 20 जनरेशन। जैसे इनकी औलाद हुई, फिर उनकी औलाद, उनकी अगेन टेल कट किए, फिर अगेन उनकी औलाद, अगेन एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली की मीनिंग होती है लेबोरेटरी के अंदर, ऐसे नहीं कि जो चूहा मिला जहां से मिला उसको कट किया। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था, कंट्रोल, ताकि उसको रिजल्ट मिल सके। ऐसे तो कई ऐसे चूहे आपको नजर आ जाएंगे, उसका कट कर दिया, हाँ हो जा रहा है ये, अब देखो टेल नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड होता है, वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट
वही उसी एक ही जगह पे पड़े थे और उनका टेल कट करता गया और रिजल्ट ले ली। तो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। और इसने कहा कि जो बॉडी के अंदर जैसे दो किस्म के सेल्स होते हैं, पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वही सेम फिनोमेना कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो एक स्पर्म की यूनियन से बनता है, जाइगोट होता है, जाइगोट सिंगल सेल, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है और देन एक एम्ब्रियो और यंग वन प्रोड्यूस होता है। ये तो वेरी क्लियर है जो आपने जैसे मेनी टाइम पढ़ा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जिस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इस तरह से बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यू वन बनता है उसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल बॉडी के बाकी सब ऑर्गन पार्ट बनाते हैं। दूसरे जो होते हैं जर्म सेल होते हैं, जैसे आपने चैप्टर 4 के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस का अमल पढ़ा था। तो जर्म सेल के अंदर जैसे सबसे पहले जैसे आपने देखा कि उनमें माइटोटिक डिवीजन हुई, देन जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुई, तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हुआ, एग सेल और स्पर्म सेल प्रोड्यूस हुए। तो इस वीजनेल ने कहा जब तक एग सेल और स्पर्म के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज वो नहीं आएगी। बॉडी सेल्स सोमेटिक सेल में अगर आप जितनी भी चेंज लाएं या जितनी भी चेंज आ जाए पर वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगी। इस तरह से इसकी थ्योरी को इसने रद्द किया। थ्योरी का नेम भी दे दिया थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी। जर्मिनल लफ्ज जो है इन जर्म सेल को रेफर करता है और जर्म सेल किससे, एग सेल और स्पर्म सेल को कहते हैं। जब तक एग और स्पर्म के अंदर कोई चेंज या तब्दीली नहीं आती है तो इसी तरह से जो है कोई उसके अंदर यकीनन चेंज नहीं आएगी। तो चेंज का सबब ही होते हैं कि एग सेल स्पर्म सेल। आधी एक पॉइंट उसने दी, आगे हम डिस्कस करेंगे। तीसरी नंबर थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे हमने डार्विनिज्म से पहले लिमार्किज्म पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी लिमार्किज्म। लिमार्किज्म, डार्विनिज्म, इज्म की मीनिंग होती है नजरिया, थ्योरी। जैसे पॉलिटिकल साइंसेस के अंदर जैसे आप साइंस के अंदर ISM जो इज्म होता है वो थ्योरी के लिए होता है, नजरिए के लिए होता है। डार्विनिज्म डार्विन का नजरिया और थ्योरी, लिमार्किज्म लिमार्क की थ्योरी। तो ये डार्विनिज्म है, डार्विन की थ्योरी है। तो डार्विन का थोड़ा एक इंट्रो है कि डार्विन कोई इतना बड़ा जैसे साइंटिस्ट के वो नहीं, ही वाज नेचुरलिस्ट। बेसिकली ही वाज नेचुरलिस्ट, एक नेचुरलिस्ट पर्सन था। उसका जैसे एक वॉयज था, वॉयज की मीनिंग होती है बहरी सफर है, वॉयज था, बहरी सफर था। 1831 से इसने स्टार्ट किया था और 1836 में ये वापस रिटर्न हुआ यूके के अंदर। और उसके दौरान जो इसके एक्सपेरिमेंट थे, जो इसकी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट मीन्स जो ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन को कलेक्टिवली जो पॉइंट्स की सूरत में इसने बनाया। 1859 के अंदर उसने आके थ्योरी अपनी पब्लिश की एक बुक के अंदर। उस बुक का नेम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859। ये आपको बेसिकली पॉइंट्स तो छोटी नजर आ रही हैं बट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे लिमार्किज्म के हवाले से या डार्विनिज्म के हवाले से जो भी ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं आपने इन्हें याद रखना है, बिकॉज आपको तो एंट्री टेस्ट के लिए टेस्ट में स्कोर लेना होता है। तो ये ऐसी चीजें याद करने की है। आप कहेंगे हाँ ये क्या है, हम थोड़ी याद करेंगे, ये इसमें हमारा क्या काम, हम तो आगे वो चीजें याद करेंगे, फलां चैप्टर याद करेंगे। भाई हर एक पॉइंट जो होती है वो उसमें आपके लिए जो है ना आपका फ्यूचर इसमें शामिल है। आप छोड़ दें, याद ना करें कि पब्लिश कब हुआ था ये बुक, ठीक है। हम ऐसे सवालों को इनको देखते ही नहीं है। अगर वहां भी सवाल आ जाए कि डार्विन का बुक जो है किस ईयर में पब्लिश हुआ था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो आप सोचते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, हमें क्या पता, ठीक है, ऐसे कहेंगे। कहने की बात ये छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं जिन्हें याद करना होता है, जिन्हें याद करना होता है। डार्विन सेल्ड की मीनिंग होती है जो बहरी सफर के अंदर सफर करते हैं। और उस बहरी जहाज का एक नेम भी था HMS बीगल। HMS बीगल एक उस वाइज का नेम था जिसमें इसने जो है सफर किया था। और नेचर की डाइवर्सिटी की मीनिंग होती है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स उनको जैसे ऑब्जर्व करता गया। प्लस में इसका एक और शौक था, इंटरेस्ट था जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। मुख्तलिफ जगहों पे कोस्टल एरियाज पे जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की मीनिंग होती है रॉक्स की फॉर्मेशन, पहाड़ पत्थर उनकी डिफरेंट लेयर्स ये क्यों है।
इस तरह जो है उसने जो उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको ऑब्जर्व किया। वापस आके इसने बुक लिखा 1859 के अंदर। 1859 के अंदर जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक, और इसकी थ्योरी का जो नेम है या उसका जो बेस है वो नेचुरल सिलेक्शन है। जैसे लिमार्किज्म का जो बेस आपको पता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है, पर जो डार्विनिज्म का जो बेस है वो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे सवाल आप ध्यान में रखेंगे, और इसी वजह से इसकी थ्योरी का जो नेम भी रखा गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये डार्विन जैसे 1809 के अंदर जैसे ये पैदा हुआ था, बहुत ही छोटी एज के अंदर। 1831 के अंदर जैसे ये 5 इयर्स के वॉयज पे चला गया और देन वापस आया, और अपनी ऑब्जर्वेशन से जो है उसको पॉइंट्स की सूरत में उसको बताया कि ये मैंने ये ऑब्जर्व किया। और इससे पहले जो आपको पता है कि कोई ऐसा नजरिया नहीं था एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर डार्विन ने जैसे एक और जैसे क्रिएशन ओरिजिन इस हवाले से जो आइडियाज दिए, तो ये यूनाइटेड किंगडम या यूके का ये बंदा था। वॉयज स्टार्ट हुआ, तो ये जो ब्लू कलरेशन आपको नजर आ रही है ये जो वाटर है, सी वाटर है, तो यहाँ से होता हुआ डिफरेंट कंट्रीज से होता हुआ साउथ अमेरिका के कोस्टल एरिया से, साउथ अमेरिका की कोस्टल एरिया से होता हुआ यहाँ से, और इसी तरह से गैलेपेगोस आइलैंड साउथ अमेरिका के वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम आखिरी हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे। आइलैंड से गैलेपेगोस आइलैंड साउथ अमेरिका से रिलेटेड थे। यहाँ पे भी इसकी बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन थी, और उसके बाद ये यहाँ से गुम हो गया। गुम होके इस साइड पे निकल गया है। दुनिया गोल है ना, कहते दुनिया गोल है, तो दूसरे एंगल से, कहा से, ऑस्ट्रेलिया साइड से, उधर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ देन वापस से इंडियन ओशियन है, यहाँ से होता हुआ देन अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद वापस इस पॉइंट से होता हुआ, तो इसको जो तकरीबन 5 इयर्स लगे, इस पूरे सफर को 5 इयर्स लगे, बांधा था। ठीक है ना, तो उसमें जो है घूमता रहता था। इंटीडेस इसका काम नहीं था, ना पढ़ना पढ़ाना, तो दायरा घूमने का काम था जरूर। तो घूम के वापस आया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने जो है ना पॉइंट्स थी, जैसे लिमार्किज्म की 3 पोस्टुलेट्स हैं, तो इसी तरह से इसकी भी 5 पॉइंट्स आर पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 ओवर रिप्रोडक्शन, नंबर 2 स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नंबर 3 वेरिएशंस इन हेरिडिटी, नंबर 4 इज द जो मेन इस थ्योरी का नेम है नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कोर ऑफ द थ्योरी, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। और नंबर 5 दैट द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशिएशन प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इतने मराहल से कोई एक स्पीशीज जैसे गुजरेगी तो अल्टीमेटली एक न्यू स्पीशीज बनेगी। जैसे शुरू में इसने ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मौजूद है, बहुत ही बड़ी तादाद में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक पोटेंशियल मौजूद है। चंद एक एग्जाम्पल भी, जैसे हाउस फ्लाई, कोड फिश, स्टार फिश, रेबिट और सिलोइस्ट ब्रीडर, जो एलिफेंट का एग्जाम्पल हमारे बुक के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि पोटेंशियल जरूर है पर ऐसे होता नहीं। क्यों नहीं होता है? बिकॉज देयर आर सर्टेन बैरियर्स, लिमिट्स हैं, चेक्स हैं, इस वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? बिकॉज आगे इश्यूज हो जाते हैं। कौन से इश्यूज? रहने की जगह का इशू, और इसी तरह से लाइक जैसे फूड है या दूसरे प्रीडेटर्स होते हैं वो भी उनको खा जाते हैं, डिजीज भी लग सकती है काफी, इस वजह से तादाद इतना ज्यादा बढ़ता नहीं। फिर भी अगर बढ़ जाए तो आगे नेक्स्ट जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट होती है। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होते हैं तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट होगी। जैसे आगे हम पढ़ते हैं डिटेल में, तो जो रिसोर्सेज वगैरह उनको मिलेंगे जिनके पास कुछ वेरिएशंस होंगी, चेंजेस होगी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, वही उसी एनवायरनमेंट में रहने का एबल होगा, देन वही वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेंगे। तो नेचर सेलेक्ट्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो रहने के एबल है, अदरवाइज बाकी जो जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आती है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आगे जाके एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। वेरिएशन आने के बाद नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है, और उसके बाद अल्टीमेटली जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल अलग फीचर उसकी हो जाएगी। तो इस तरह से
कहा कि एवोल्यूशन हुई है अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो पहली पॉइंट पे हम आते हैं। पहली पॉइंट कौन सी है? पहली पॉइंट ये है कि ओवर रिप्रोडक्शन। ओवर रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जैसे हर एक स्पीशीज के अंदर एक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मौजूद है कि हायर नंबर में ऑफ स्प्रिंग में वो जो प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली, रिप्रोड्यूस करते हैं एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली की मीनिंग होती है जैसे एक में दो, दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 16, इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें कि इस वक्त जितने प्लानिट अर्थ पे जो पॉपुलेशन है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब रिप्रोड्यूस हो तो एक जनरेशन में उनका जो तादाद तो डबल हो जाएगा। एक ही जनरेशन के जितने मेंबर्स हर एक पॉपुलेशन के वन टाइम में से रिप्रोडक्शन होगी तो तादाद तो डबल हो जाएगा। तो आगे जैसे नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उनका और भी जिस तरह से तादाद बढ़ता जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसे पोटेंशियल जरूर मौजूद है। उसने ऑब्जर्व किया कितना कितना पोटेंशियल है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जो टेस्ट रिलेटेड सवाल है जो आपने याद करना है, क्रेमिंग टाइप का सवाल है। सबसे पहले जैसे कोड फिश है, समंदर के अंदर कोड फिश है, एक सिंगल फिश 5 to 7 मिलियन एग ले करती है। वन सिंगल फिश, सिंगल फिश। ऐसी तो कई फिशेज जैसे कई जगहों पे समंदर के अंदर जैसे मौजूद है, पर सिंगल फिश 5 to 7 मिलियन एग ले कर सकती है। अगर इतने सब के सब जो है मैच्योर हो जाए तो समंदरों के अंदर जैसे सब सिर्फ और सिर्फ कोड फिश होगी, बाकी तो कोई नहीं होगा। इसी तरह से हाउस फ्लाई, जो हमारे छोटे मोटे शहर जो होते हैं इधर, उनमें बहुत ही ज्यादा जैसे हाउस फ्लाईज होती हैं। तो एक सिंगल हाउस फ्लाई 120 एग्स, एक सिंगल हाउस फ्लाई 120 एग्स 6 टाइम, वो भी 6 टाइम इन अ समर। एक समर के अंदर जो उसकी ब्रीडिंग सीजन होती है उसी सीजन के दौरान एक सिंगल हाउस फ्लाई 120 एग ले करती है, और वो भी 6 टाइम। तो अगर इतनी जो हाउस फ्लाईज अगर हो तो जैसे शहरों, छोटे मोटे शहरों के अंदर तो क्लाउड सिर्फ हाउस फ्लाई की हो जाएगी, सिर्फ हाउस फ्लाई, और तो कुछ भी होगा ही नहीं। इसी तरह से एक सिंगल स्टार फिश 1 मिलियन एग ले करती है समंदर। 1 मिलियन, 1 मिलियन दैट इज 10 लाख। तो ऐसी तो कई स्टार फिशेस मौजूद हैं। तो फिर रिजल्ट क्या होगी? तो समंदर के अंदर और कोई एनिमल नहीं रह पाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है स्टार फिश ही रहेंगी। रैबिट 6 मंथ की एज होती है जब जिस भी रैबिट की जब 6 मंथ एज स्टार्ट होती है तो वहां से ही वो रिप्रोडक्शन का अमल जारी रखता है। तो फिर रिप्रोड्यूस होगा तो 6 यंग एक ग्रुप के अंदर जब भी रिप्रोडक्शन होगी, तो जैसे आपने देखा होगा एनिमल्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसके बच्चों की तादाद एक होती है। कोई जो है एक बच्चे याद करेंगे क्रेमिंग है। पर डार्विन ने देखा कि ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसके इश्यूज क्या होते हैं? पहला पहला इशू ये होता है हैबिटेट का, रहने की जगह का, हैबिटेट का, प्लेस टू लिव। दूसरा इशू होता है कि जैसे फूड इनको कहाँ से मिलेगा। तीसरा, लाइक कई ऐसे प्रीडेटर्स उनके मौजूद होते हैं, उनको खा जाते हैं। चौथा, लाइक डिजीज कई उनको लगती है कि इतना बड़ा तादाद जो है नहीं बनता है, मैच्योर नहीं होते हैं, मैच्योरिटी तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो जरूर है, पर रहने की जगह कम होती है, फूड उनका अवेलेबल उस जगह पे कम होता है, या जो उनके प्रीडेटर कई आते हैं उनको खा जाते हैं, डिजीज लगती है। अल्टीमेटली तादाद जो नंबर है वो एक लिमिट में होता है। ये सारे बैरियर्स हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से ये लिमिट्स हैं, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा तादाद में नहीं बढ़ती है। उसकी रीजन है अगर फिर भी अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर जैसे पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाए तो आगे कंपटीशन स्टार्ट होगी। कंपटीशन किसके लिए? कंपटीशन हमेशा रिसोर्सेज के लिए होती है, और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे इस रूम के अंदर अगर हम कहते हैं 60 चेयर्स हैं, 60 चेयर्स हैं, अगर आप लोग जैसे 100 हो तो 60 चेयर्स ये कम है। अब रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन स्टार्ट होती है। एक जगह जहाँ पे खाना जिस तरह से 100 पर्सन का खाना है, अगर 200 पर्सन आ जाएंगे तो यकीनन वहां पे एक कंपटीशन स्टार्ट होगी। रहने की जगह से लेकर हर लिहाज से जो है उसमें एक देन रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होंगे तो कंपटीशन होती है उसके लिए। डार्विन ने टर्म दिया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन ने जो टर्म दिया था
ओवर प्रोडक्शन के लिए जो अगर हो जाए तो फिर आगे स्ट्रगल फॉर existence स्टार्ट होती है. It is obvious that at such rate reproduction were to continue even for few generation, soon single species will occupy almost the whole area of the habitat. बात हो रही थी ना, अगर एक स्पीशीज इतनी जो तादाद हम बढ़ा रहे हैं इसी हवाले से सारे मैच्योर हो जाएं तो एक स्पीशीज पूरे एरिया को जैसे ऑक्यूपाई कर लेगी, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी के लिए जैसे नो स्पेस, जगह भी नहीं मिलेगी, फूड भी नहीं मिलेगा और अदर नेसेसिटीज भी नहीं मिलेंगी, किसी भी दूसरी स्पीशीज के लिए वो जगह ही नहीं होगी. पर ऐसे नहीं होता. क्यों नहीं होता है? बिकॉज सर्टेन लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए, वो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं. We see that the total number of each species remains almost stationary. बढ़ता नहीं है, तादाद नहीं बढ़ता है. क्यों नहीं बढ़ता है? बिकॉज ऐसे लिमिट्स हैं, बैरियर्स हैं, चेक्स हैं जिसमें फूड वगैरह ये सब है. ड्यू टू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. बिकॉज अगर जैसे आगे पॉपुलेशन फिर भी बढ़ती है तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट होती है. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक जस्ट कॉम्पिटिशन ही है रिसोर्सेज के लिए, और रिसोर्सेज यू नो वेरी वेल लिमिटेड होते हैं. A logical result of overproduction is the severe competition. और इस कंपटीशन का जो नाम दिया उसने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. जैसे आप जैसे मेडिकल की सीट्स का एग्जांपल ले लें, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लिमिटेड तादाद है, महदूद तादाद है. महदूद तादाद है तो आप जैसे देख रहे हैं कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के जो डोमिसाइल रखने वाले उनके साथ जो आप कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं कि भाई 20 अगर सीट है तो 1 एक सीट जो हमें मिले, बाकी जिसको मिले या ना मिले हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है. आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनसे आप कॉम्पीट करें. इवन जैसे एक ब्रदर ही क्यों ना हो उसके साथ भी आपकी कंपटीशन है, सिस्टर ही क्यों ना हो उसके साथ आपकी कंपटीशन. इसको मिले ना मिले मुझे मिले, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. तो जब भी रिसोर्सेज जब अब लिमिटेड होंगे, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो क्या होगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट होती है. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. और आगे ऐसी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस 3 किस्म की होती है. एक होती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम रिसोर्सेज के लिए, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. जैसे सेम स्पीशीज है और उनके दरमियान रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल. जाहिर है सेम स्पीशीज होंगी, उनकी नीड भी सेम होगी, जरूरियात भी सेम होगी, उनका फूड भी सेम होगा, रहने की जगह भी एक जैसी होगी, तो वहां के लिए जो रिसोर्सेज शुरू हो जाते हैं तो स्ट्रगल शुरू हो जाती है. इसी तरह से बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर द रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स, पॉपुलेशन की डिफरेंट मेंबर. इसी तरह से इन्वायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. जैसे ये फ्लड आ गई है, फ्लड आ गई है, पहले जैसे जमीन थी, खुशकी थी, लैंड का एरिया था, अचानक से फ्लड आ गई. फ्लड आ गई तो अब जो है ये एनिमल जो है जैसे मरने लगे. अब जाहिर है अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन्वायरमेंटल फोर्सेस से लड़ रहे. जिससे अगर एक फॉरेस्ट है उसमें अचानक अगर कोई आग लग जाए, आग लग जाए तो वहां पे रहने वाले उन ट्रीज के ऊपर जैसे बर्ड्स होते हैं, जाहिर है अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे. फ्लड आ जाए, इसी तरह से जो ऐसी इन्वायरमेंटल फोर्स जैसे ड्राउट आ जाए, कहत आ जाए, तो जाहिर है एक तो उधर की नहीं, हम ना ही जाएंगे इधर, हम इधर ही पैदा हुए तो वो मर जाएंगे, वहां भी रिसोर्सेज नहीं है. बाकी जिसको सरवाइव करना होता है तो क्या होगा? यकीनन वहां से वो किसी फेवरेबल जगह पे जाएंगे, कॉम्पीट करेंगे इस एनवायरमेंटल फोर्सेस से. तो 3 इसकी हेडिंग है. जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो जाहिर है उसके अंदर एक जैसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है. इंट्रा लफ्ज की मीनिंग होती है विद इन, सेम, बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. जाहिर है जिसकी सिमिलर नीड्स या जरूरियात होती है, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में देखा. इसी तरह से इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज. जैसे अगर हम सेम का एग्जांपल लें, कैट की जो है, कैट के साथ जो लड़ाई होती है फूड के लिए, रहने की जगह के लिए. और इसी तरह से अगर हम कहीं डॉग की, डॉग से जो लड़ाई हो रही है रिसोर्सेज के लिए, तो ये सेम स्पीशीज है. इंटर स्पेसिफिक यानी कैट की अगर जैसे डॉग के साथ लड़ाई हो फूड के लिए तो दैट इज कॉल्ड सिंपली इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तीसरी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है. इन्वायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है. साथ हो चलो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है. इसी तरह से
only those members of species which achieve adulthood after passing the struggle for existence. हाणे आवाज घटो अचे त हाणे कीअं ॿुधायां हिते त स्पीकर हलनि पिया अवां पंहिंजी सिस्टम खे चेक करो न त उहो पिनूं पिनूं आवाज़ असीं त समय महिल कोशिशि कयूं था हुते आवाज़ असां वञे भई असां वटि अहिड़ा इहे इंस्ट्रूमेंट पिया आहिनि ठीकु आहे न बसि only those members of species which achieve adulthood after passing the struggle for existence. अगर इसमें से जैसे पास होंगे वही जो है उन रिसोर्सेज को हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल ये है कि जैसे अगर 100% का जैसे खाना अवेलेबल हो और वहां पे जैसे बाहर जो 200% मौजूद हो कि जैसे आप आए खाना खाएं तो आपको जैसे पहली बात की प्लेट मिलेगी खाने के लिए कि भाई हम खाना खाएं, नहीं। उसके बाद जैसे आपको पता है किसको खाना मिलेगा, ज्यादा खाना किसको मिलेगा, किस पर्सन को खाना मिलेगा, 100% का खाना मिलेगा। लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? खाना फिर किसको मिलेगा? जैसे ना खाना जिस तरह से जाहिर है ठीक है ना, तो ऐसी ट्रिक्स जिसको करेंगे तो जाहिर है उसको खाना मिलेगा। और जैसे ऐसे प्लेट लेके साइड में खड़ा होगा, साइड में वो तो देखता ही रहेगा और खाना खत्म हो जाएगा। तो यानी रिसोर्सेज उनको मिलेंगे जिसके पास सर्टेन एडेप्टेशंस होगी, सर्टेन वेरिएशन होगी उस एनवायरनमेंट के हवाले से। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना कि एनवायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फ्लड आ गई तो अब रिजल्ट क्या हुई, फ्लड आ गई। तो जिनको स्विमिंग करनी आती है स्विम कर सकते हैं, स्विमिंग की एडेप्टेशन। जैसे मेडिकल में सिलेक्शन होनी है, किसकी सिलेक्शन होनी है? जाहिर है पहली बात कि उसको जाहिर है बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, स्कोर लेना पड़ेगा और भी कई फीचर्स, बट ये तो जरूरी है ना। तो उसको जो सीट मिलेगी, बाकी को जो जैसे सीट नहीं मिलेगी, रिसोर्सेज उसको नहीं मिलेंगे, वो देखते रह जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से स्ट्रगल होती है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नंबर 3 एनवायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये 3 जो है इनमें से जो पास होगा यकीनन तो फिर आगे उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि रिसोर्सेज किनको मिलेंगे। रिसोर्सेज उनको मिलेंगे जिनके पास जो है एडेप्टेशंस आती है, वेरिएशंस आती हैं। आई थिंक